आगे हम देखेंगे कि जिसका महत्वपूर्ण गुण है वो है यदि हम इन्हें ठंडा और गर्म करते हैं तो इनके जो गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता है, अर्थात जो इसकी जो प्रॉपर्टी हैं वो चेंज नहीं होती। और इसका जो जनरल जो एग्जाम्पल है वो है लाइलॉन। लाइलॉन भी कई प्रकार के होते हैं जो कि हम आपको सिंथेसिस के दौरान आगे बताएंगे। और दूसरा है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसको शॉर्ट फॉर्म PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड कहते हैं, है ना। तो ये तो हो जाती है थर्मोप्लास्टिक। अब दूसरे नंबर पर आता है वो है थर्मोसेटिंग या फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, या फिर उसे हम कहते हैं रेजिन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो ये जो प्लास्टिक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसके अंदर क्या होता है, ऐसी प्लास्टिक जो एक बार मुलायम अवस्था में आ जाती है तथा इन्हें इच्छित आकार में हम इसे ढाल ले लेते हैं और फिर से यदि हम इसे यदि हम गर्म करते हैं तो ये कठोर हो जाती है, फिर से पिघल नहीं पाती है और कठोर हो जाती है। तो इसके जो गुण हैं उनमें भी चेंजेस हो जाते हैं, अर्थात यदि हम इसको एक बार पिघला लेते हैं उसके बाद में एक निश्चित आकार यदि हम इसको दे दें तो ये जो प्लास्टिक है निश्चित आकार देने के बाद में यदि हम इसको गर्म करते हैं तो ये कठोर ही हो जाती है, पिघलती नहीं है। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है बेकेलाइट। बेकेलाइट है एक जो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। तो इसके जो अंदर है, जब हम जो आपको पता है पॉलीमर के अंदर जो है आपस में एकलक अणुओं के मध्य जो बॉन्ड पाए जाते हैं, बंध पाए जाते हैं, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसके अंदर क्या होता है, जब हम इसे और अधिक गर्म करते हैं तो क्रॉस बंधों का निर्माण हो जाता है और क्रॉस बंध इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो आसानी से टूट नहीं पाते और जो पदार्थ या प्लास्टिक है वो और अधिक होती चली जाती है। तो ये हो जाता है आपका प्लास्टिक्स में डिफरेंस, अर्थात प्लास्टिक के जो प्रकार हैं औद्योगिक गुणों के आधार पर वो। तो हम आगे देखेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट है, देखिए प्लास्टिक हैं उनके गुण हैं उनमें बदलाव के लिए, अर्थात उनमें कुछ अच्छे गुण जो ढालने के लिए कुछ पदार्थ हैं वो मिलाए जाते हैं जिससे कि जो प्लास्टिक हैं उनके गुणों में अच्छा सुधार आए और हमारे जो औद्योगिक निर्माण में हमें अच्छे से काम आए। तो इसे हम क्या कहते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्लास्टिक साइजर। ये है आपका प्लास्टिक साइजर, है ना। प्लास्टिक साइजर है वो क्या होता है, प्लास्टिक साइजर एक ऐसा कंपोनेंट या पदार्थ होता है जिसको कि हम प्लास्टिक के अंदर यदि मिलाएं तो उसके जो गुण हैं उनमें बदलाव आ जाता है, अर्थात उसमें अंदर है जो प्लास्टिक के अंदर कुछ अच्छे गुणों का समावेश हो जाता है, तो उसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक साइजर। मैं यहाँ पे आपको इसको लिखा भी रहा हूं, देखिए कि प्लास्टिक के गुणों को, प्लास्टिक के गुणों को, प्लास्टिक के गुणों को सुधारने के लिए कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं जिन्हें प्लास्टिक साइजर कहते हैं। प्लास्टिक साइजर, जिन्हें प्लास्टिक साइजर कहते हैं। प्लास्टिक साइजर हैं उनके मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा।
तो सबसे पहले जो प्लास्टिसाइजर है उसकी डेफिनेशन यदि हम दें तो होगी, प्लास्टिक के गुणों को सुधारने के लिए कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं जिन्हें हम प्लास्टिसाइजर कहते हैं। और जो प्लास्टिक साइजर है उसका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यदि जो अभी मैंने दिया था एक एग्जाम्पल, उसके अंदर थर्मोप्लास्टिक के अंदर वो था पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड पॉलीवाइनिल क्लोराइड के अंदर यदि हम ट्राइक्रिसोल फॉस्फेट ट्राइक्रिसोल फॉस्फेट ट्राइक्रिसोल फॉस्फेट को यदि हम पॉलीवाइनिल क्लोराइड के अंदर मिला दें तो इसके अंदर कुछ लचीलापन है जो आ जाता है और जो प्लास्टिक है उसके अंदर कुछ सुधार आ जाता है उपयोगिक दृष्टि से, जिससे कि हम यहाँ पर जो ट्राइक्रिसोल फॉस्फेट है उसे हम यहाँ पर प्लास्टिसाइजर के रूप में काम लेते हैं जो कि पॉलीवाइनिल क्लोराइड के अंदर मिलाया जाता है। तो ये होता है आपका जो प्लास्टिसाइजर है उस पर। अब हम आते हैं जो बहुलीकरण है वो उसके प्रकार। बहुलीकरण है अर्थात पॉलीमराइजेशन है, क्या होता है और पॉलीमराइजेशन कितने प्रकार का होता है वो यहाँ पर देखेंगे। पॉलीमराइजेशन है मेनली जो है दो प्रकार का होता है। पहला है योगात्मक बहुलीकरण। देखिए बहुलीकरण की डिफिनेशन मैंने पहले ही बता दी थी और आज हम देखेंगे बहुलीकरण के प्रकार। उसमें है पहला है, ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। बहुलीकरण की जो विधि है वो दो प्रकार से होती है। पहली है वो है योगात्मक बहुलीकरण और दूसरी है वो है यहाँ पर संघनन बहुलीकरण। योगात्मक बहुलीकरण है उसके अंदर क्या होता है और संघनन बहुलीकरण है उसके अंदर क्या होता है, एक एक को हम यहाँ पर जो है अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे वो है योगात्मक बहुलीकरण। देखिए योगात्मक बहुलीकरण क्या होता है। योगात्मक बहुलीकरण है वो एकलक जो घटक हैं वो एकलक अणु देते हैं जिनके अंदर पाईबंद पाया जाता है, अर्थात जिनके अंदर अनसैचुरेटेड सिस्टम होता है, अनसैचुरेटेड पाई सिस्टम होता है, वो हैं जो योगात्मक बहुलीकरण के जो देंगे। उसके साथ में हम इसको देखिए, पहला पॉइंट आता है योगात्मक बहुलीकरण के अंदर वे एकलक अणु जो पाईबंद रखते हैं, योगात्मक बहुलीकरण देते हैं। जो योगात्मक बहुलीकरण की जो पहली जो कंडीशन है वो है यहाँ पर कि वो जो एकलक अणु जो पाईबंद रखते हैं, अर्थात अनसैचुरेटेड पार्ट उनके अंदर यदि प्रेजेंट है पाई बॉन्ड, तो वो हैं जो योगात्मक बहुलीकरण देते हैं। एकलक जो अणु हैं जिनके अंदर पाई बॉन्ड पाया जाता है उसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि स्टाइरीन, CH डबल बॉन्ड CH2, ये होता है यहाँ पर स्टाइरीन। क्या होता है? स्टाइरीन।
स्टायरीन यहाँ पर होता है जिसके अंदर की अनसैचुरेटेड पार्ट पाई बॉन्ड यहाँ पर पाया जा रहा है। ये जो पाई बॉन्ड है वो भाग लेगा योगात्मक बहुलीकरण के दौरान और बनाएगा पॉलीमर, योगात्मक पॉलीमर। अन्य एग्जाम्पल है वो है जैसे कि वाइनिल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये होता है यहाँ पर वाइनिल क्लोराइड का एग्जाम्पल। क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड भी एक एग्जाम्पल है एकलक अणु का जो कि योगात्मक बहुलीकरण के दौरान हमारे पास में काम आता है। इसके बाद में कई सारे जो एग्जाम्पल हैं, एक्रिलोनाइट्राइल वो भी एक जो है एकलक है जिसके अंदर पाई सिस्टम पाया जाता है, वो भी एक जो है योगात्मक बहुलीकरण के दौरान काम में आता है। अगला जो पॉइंट है वो देखेंगे यहाँ पर हम है कि जो योगात्मक बहुलीकरण है उसे हम श्रृंखला संचरण पद या श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, इससे दूसरा नाम है इसका वो है श्रृंखला वृद्धि श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण। दूसरी इसका नाम है उसे हम योगात्मक बहुलीकरण को श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो श्रृंखला है एक के बाद में एक के बढ़ती जाती है, इसलिए हम श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण भी इसे कह देते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं, अगला वो है कि जो योगात्मक बहुलीकरण है किस प्रकार से घटित होता है। वो यहाँ पर दो प्रकार से योगात्मक बहुलीकरण की जो क्रिया है वो घटित होती है। एक है मुक्त मूलक विधि और दूसरी है आयनन विधि। देखिए, योगात्मक बहुलीकरण की जो विधि है दो प्रकार से घटित होती है। पहला है वो है मुक्त मूलक विधि और दूसरी है आयनन विधि। मुक्त मूलक विधि के दौरान है जो फ्री रेडिकल जो इंटरमीडिएट के रूप में है बनता है, जबकि जो आयनन विधि है उसके अंदर आयन के रूप में जो है इंटरमीडिएट के रूप में यहाँ पर बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जो अध्ययन करेंगे वो है मुक्त मूलक विधि। मुक्त मूलक विधि है जो कि 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। देखिए, मुक्त मूलक विधि मुक्त मूलक विधि है उसके अंदर क्या होता है कि जो मध्यवर्ती बनता है वो एक मुक्त मूलक के रूप में बनता है, और जो ये विधि है 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। उसमें पहला स्टेप होता है यह विधि, इस विधि में जिसकी मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है इस विधि में जो मुक्त मूलक मध्यवर्ती के रूप में बनता है। विधि में मुक्त मूलक मध्यवर्ती के रूप में बनता है। अगली हम देखेंगे इसकी जो विधि है ये कितने स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। यह विधि है जो 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। उसमें जो पहला है वो है श्रृंखला जो है प्रारंभिक पद, और दूसरी विधि है दूसरा जो स्टेप है वो है श्रृंखला संचरण पद,
और तीसरी स्टेप है वो है श्रृंखला समापन पद। देखिए यह विधि 3 पद में संपन्न होती है। पहला है हमारे पास में वो है श्रृंखला प्रारंभिक श्रृंखला, जो प्रारंभिक पद है, श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद जो यहाँ पर पहला पद है। दूसरा पद है श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाला पद या फिर श्रृंखला संचरण पद। पहला है श्रृंखला श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद, और दूसरा है वो है श्रृंखला संचरण पद संचरण पद, और तीसरा है वो है श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला संचरण सबसे पहला स्टेप है इसके अंदर जो है मुक्त मूलक विधि के अंदर, योगात्मक बहुलीकरण की जो मुक्त मूलक विधि है उसमें जो सबसे पहला जो ये है 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है, और उसमें पहला स्टेप आता है श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद। अर्थात इस स्टेप के अंदर क्या होता है, एक जो श्रृंखला इनिशिएटर के रूप में काम आता है वो होता है परोक्साइड। परोक्साइड को यहाँ पर श्रृंखला को प्रारंभ करने के रूप में हम जो काम लेते हैं, श्रृंखला इनिशिएटर है उसके रूप में हम यहाँ पर काम लेते हैं, वो होता है परोक्साइड। परोक्साइड है यहाँ पर श्रृंखला जो इनिशिएटर के रूप में काम करता है। जबकि जो इसके बाद में जो बनता है रेडिकल मुक्त मूलक, वो है अगले जो एकलक इकाई है उसके साथ जुड़ता है, और अगला जो अधिक जो उच्च अणुभार वाला जो मुक्त मूलक है उसका निर्माण होता है श्रृंखला संचरण पद के अंदर। और अंत में श्रृंखला समापन पद के दौरान जो है श्रृंखला संचरण पद के दौरान जो बने मुक्त मूलक हैं आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर बना देते हैं, श्रृंखला समापन कर देते हैं और बना देते हैं पॉलीमर का निर्माण। देखिए अब ये किस प्रकार से एक एक स्टेप को हम यहाँ पर समझते हैं।